एक दूजे का हर पल अब से एक दूजे की भरपाई हो, जीवन भर ऐसे साथ रहो, दो जिस्म एक परछाई हो। विवाह पूरी दुनिया में एक ऐसा सामाजिक संस्कार होता है जो पवित्र होने के साथ साथ एक नया जीवन जीने की शुरुआत भी करता है। इसीलिए इसे संसार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन खुशियां लेकर आता है, जिसमें घर के सदस्य ही नहीं, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार भी खुश होते हैं। हालांकि दुनिया के सभी धर्मों में विवाह की अपनी अपनी परंपराएं हैं, मगर आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले के गांव जाफरपुर महवा की, जहां एक अनोखी शादी हुई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली सोनी गौतम का विवाह कौशाम्बी के गांव जाफरपुर महवा के रहने वाले अशोक कुमार गौतम के साथ बौद्ध परंपरा के साथ बड़े ही हर्षोल्लास से हुआ, जहां बौद्ध आचार्य डॉक्टर नरेंद्र ने बारात प्रस्थान करने से पहले अशोक कुमार गौतम को त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया। तो वहीं इसके उपरांत अशोक कुमार गौतम व इनके माता पिता ने तथागत बुद्ध व बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बारात ने विवाह के स्थल के लिए प्रस्थान किया। शादी के स्थल को भी तथागत बुद्ध, बाबा साहेब व अन्य महापुरुषों की तस्वीरों से सजाया गया था। इसी बीच बारात पंडाल पहुंची। इसके उपरांत आयुष अशोक कुमार गौतम का आगमन हुआ। साथ ही साथ कुछ लोगों ने फोटो भी खिंचवाए, जिनमें अबाजका के राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध मित्र मुसाफिर व अबाजका के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविंद्र सिंह तथा डॉक्टर हरिभूषण राव मुख्य रहे। फोटो सेशन के बाद आयुष अशोक कुमार गौतम व अन्य लोगों ने विवाह स्थल यानी विवाह मंच की ओर प्रस्थान किया। इसके उपरांत आयुष्मती सोनी गौतम का भी विवाह स्थल में प्रस्थान हुआ। तत्पश्चात शादी की रस्में शुरू हुई। रस्मों की शुरुआत में सबसे पहले आयुष्मान अशोक कुमार व आयुष्मती सोनी गौतम ने तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के चरणों में अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ तथागत बुद्ध व बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की तस्वीर के आगे मोमबत्ती भी जलाई। इसके उपरांत दारक व दारिका को धम्माचारिणी प्रोफेसर श्रद्धा वजरी ने त्रिशरण व पंचशील ग्रहण कराया। समाज के लोगों का मानना है कि बाबा साहेब ने हर समाज से अवगत होने के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी व त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञा का पाठ किया था। इतना ही नहीं, विवाह स्थल को भी त्रिरत्न को समर्पित किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बुद्ध वेदिका से सज्जित विवाह मंडप उतनी देर के लिए बुद्ध विहार हो जाता है जितनी देर तक विवाह संस्कार संपन्न होगा। इसके बाद दारक व दारिका एक दूसरे के हाथों में हाथ रखते हैं, जहां पर उपासिका श्रद्धा वजरी ने सुत बोलकर पानी ग्रहण संस्कार कराया। मैं मेरे पति का। इसके बाद त्रिरत्नों की पावन स्मृति में बोधिसत्वों एवं पूर्वजों का स्मरण करते हुए अपने माता पिता तथा उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं दारक व दारिका ने
उपस्थित समाज के सम्मुख 5-5 प्रतिज्ञाएं ली। पहली, आपका सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरी, आपका अपमान नहीं करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तीसरी, अनैतिक आचरण नहीं करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। चौथी, आपको सम्यक आजीविका द्वारा अर्जित धन से भरण पोषण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। पांचवी, आपको अलंकार, आभूषण आदि देकर संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसके बाद दारिका ने भी 5 प्रतिज्ञाएं ली। पहली, अपने घर के सभी कार्यों को भली प्रकार से करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। दूसरी, परिजनों एवं परिवार के लोगों की भली प्रकार देखभाल करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तीसरी, दुराचार से विरत रहते हुए अपने पति की विश्वास पात्र रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। चौथी, आपके अर्जित धन संपत्ति की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। पांचवी, घर के सभी कामों में दक्ष रहकर तथा आलस से रहित रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अब हम विवाह के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, जहाँ दारक व दारिका द्वारा स्वीकृति और प्रतिज्ञाओं के बाद एक दूसरे को माल्यार्पण किया जाता है, जिसे जयमाला भी कहा जाता है। इसके बाद 8 मंगल गाथा का संगायन करते हुए दंपति को आशीष देने की बारी आती है। जय मंगल अठगाथा की प्रत्येक गाथा के चौथे चरण में भवतु ते जय मंगलानी शब्द समूह आया है। जितनी बार संगायन में ये शब्द आता है, उतनी बार धारक और द्वारिका पर पुष्प वर्षा की जाती है। इसके बाद बौद्ध आचार्य महामंगल सुत्त पाठ व धम्म पालन गाथा के संगायन के साथ सब सुख गाथा बोलकर धारक व दारिका को मंगल आशीष देते हैं। इतना ही नहीं, ये शादी माता सावित्री बाई फूले के जन्म दिवस के मौके पर रखी गई थी, क्योंकि इससे अच्छा दिन शायद हो नहीं सकता था। मंगला आशीष के बाद दारक व दारिका ने माता सावित्री बाई फूले के जन्म दिवस को केक काटकर बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसके साथ ही विवाह संस्कार संपन्न हुआ। शादी के बाद दारक, दारिका व अन्य लोगों ने शादी को लेकर अपने विचार साझा किए। हमारा 3 जनवरी का शादी जो फिक्स करने का मेन उद्देश्य था, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन, क्योंकि सावित्रीबाई फूले एक ऐसी महिला थी जो हमारे बहुजन समाज में महिलाओं के उत्थान में, तथागत बुद्धा के बाद महिलाओं के उत्थान में अगर किसी ने काम किया है तो वो माता सावित्रीबाई फूले है। तो उनसे बेहतर हमारे जीवन में कोई भी डेट नहीं हो सकती थी, कोई भी तारीख नहीं हो सकती थी। हमारी शादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण माता सावित्रीबाई का जन्मदिन मनाना था। मगर ये था कि हम अकेले मनाएं, इसलिए पहले हमने शादी की कि जोड़े के साथ मनाएंगे, इसलिए पहले शादी की रस्म हुई है। जब दुल्हन पूरी तरह हमारी जीवन संगिनी बन गई है, तब हमने माता सावित्रीबाई का जन्मदिन मनाया और पूरे बहुजन समाज को ये संदेश दिया है कि माता सावित्रीबाई का जन्मदिन हम सबका, पूरे भारत का जन्मदिन है। ये राष्ट्र माता है, बिना महिलाओं के कोई भी देश उत्थान नहीं कर सकता है। इसलिए महिलाएं पहले है, उनका सम्मान सिर्फ बातों से नहीं, चरित्र से, व्यवहार से होना चाहिए। इसलिए हमने 3 जनवरी को शादी के बाद केक काटा है। मैं समझता हूँ कि कम से कम रीति रिवाज जो समाज हित में हो, जो सबसे पहला तो महिला कल्याण हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं से प्रारंभ होती है और वहीं ख़त्म होती है। तो पहला काम उन्हें है कि महिला कल्याण, उसके बाद समाज, राष्ट्र अपने आप होता चला जाएगा। ऐसे परंपरा और रीतियों का हमें पालन करना चाहिए। ऐसा मैं नव पीढ़ी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ आप दोनों चैनलों के माध्यम से कि सुनिए सबकी। और आप अगर डर रहे हैं कि समाज में विरोध होगा, परिवार में विरोध होगा, तो बिना विरोध के, बिना संघर्ष के, बिना लड़े आप कोई भी लीक नहीं बना सकते। अगर आपको नई लीक बनाना है तो आपके पैर छिलेंगे, रास्ते में चलना पड़ेगा,
तभी एक लीग बनेगी, तभी आप दूसरी दिशा समाज को दे पाएंगे। इसी के साथ मैं सभी अपने बहुजन समाज साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि ये मेरे अपनाए हुए मार्ग को आप अपने विवेक की कसौटी पे कसेंगे और आपके लिए जो हितकर होगा, जो समाज के लिए हितकर होगा, आप उसे अपनाएंगे और उसे प्रचार प्रसार भी करेंगे। धन्यवाद, साधुवाद। जो वैसे धार्मिक शादियाँ होती है और इसमें ये हमारी सबसे पहले धन की बचत, फिर समय की बचत। पंडित जो सुबह से लेकर रात तक शादी कराते रहते हैं, पर उसके बाद में दूल्हा दुल्हन को एक मंत्र पूछा जाए वो नहीं बता पाते हैं, वो सब चीज़ है। और बार बार 10-10 मिनट पे वो पैसे रखवाते रहते हैं, हमारी धन की भी बचत होती है। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से शादी करने का उद्देश्य यही रहता है कि हमारे समय की बचत हो, धन की बचत हो, आडंबरों से बचा जा सके। शादियों में सबसे ज़्यादा जो पंडित लोग होते हैं वो जो हर बात पे मंत्र पढ़ना, पैसे लेना, ये रस्म वो रस्म, ये सब इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो सब रस्मों को नहीं मानते। हमारे पहले से रस्म चली आ रही है, उसको अगर मान रहे फिर हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा। इसलिए हमको जो है एक शॉर्ट टाइम में, विदेश में भी शादियाँ होती है, बहुत शॉर्ट टाइम में होती है, वहाँ पे ना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ना ज़्यादा समय वेस्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो तथागत जो हमारे बौद्ध हैं वो हमारे समाज में महिलाओं को समान सम्मान देते हैं। तो इसी बेस पे हमें सबको बौद्ध धर्म से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे भावनाओं का मिलन होता है, प्रेम का मिलन होता है, इंसानियत का, मानवता का, सिर्फ पैसों का या परिवार का ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है कि पुरुष प्रधान होता है कि हम पुरुषों को ये करना है वो करना है, वहाँ पे स्त्रियों को दबा के रखा जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, बराबर का दर्जा दिए, जो रूल्स स्त्री के लिए वो पुरुष के लिए भी हैं। इसलिए वो ज़्यादा पंडित लोग ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आप ऐसा करेंगे वैसा। क्या हम स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए कुछ नहीं है। मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमारी जो पीढ़ी है आगे चल के भी हमको बौद्ध धर्म को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी की रीति से शादी करना चाहिए, आडंबर को नहीं मानना चाहिए। और जहाँ तक है कि ये सब जो फालतू के समय वेस्टिंग है, पैसा वेस्टिंग है, इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात ये थी कि कल ना कोई पंडित था, ना ही कल की शादी में फेरे हुए, ना ही सिंदूर दिया भरा गया और ना ही मंगलसूत्र पहनाया गया। तो इस तरह मैंने शादी पहले कभी नहीं देखी थी। यही सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे देखने को मिला कल की शादी में, और जो कि बहुत अच्छा भी लगा कि इस तरह बिल्कुल सिंपल से आसानी तरीके से शादी हो गई। बाकी शादी होती है उसमें ढेर सारी रस्में होती हैं, इस तरह ढेर सारा टाइम लगता है, पर कल की शादी में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुश्किल 2 घंटे के अंदर पूरी शादी कंप्लीट हो गई उनकी। सबसे पहले मैं तो सभी महापुरुषों को नमो बुद्धाय जय भीम बोलना चाहूँगा। अशोक कुमार गौतम जी की शादी जो हमने अटेंड किया वो बौद्ध रीति रिवाज से हुई, जिसमें सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं के साथ साथ उनके विचारों को लेकर के जो एक समाज में नई सोच विकसित की गई, वो हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है, समय और पैसा दोनों का बचत करते हुए उन्होंने अपने समाज के लिए, एक नई पीढ़ी के लिए नई दिशा दे दी। आज मैं चित्रकूट जिला अध्यक्ष अभाजका की तरफ से और पूरे जनपद चित्रकूट की तरफ से गौतम जी के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अनोखा कदम उठा लिया है। शायद नई पीढ़ी आगे चल कर के उनके नक्शे कदमों पर चलने का प्रयास करेगी और सफल भी होगी, जिससे हमारे बहुजन समाज का सभी का कल्याण होगा और प्रत्येक मानव के लिए हो जाएगा। जी, मैं अशोक कुमार गौतम और उनकी जीवन संगिनी सोनी गौतम जी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं भी कहता हूं कि आगे चल कर के अपने जीवन में जो उन्होंने कदम उठा लिया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। जहां बौद्ध धर्म से हो रही इस शादी को लेकर लोग काफी खुश दिखे, वहीं अशोक कुमार गौतम व सोनी गौतम ने बौद्ध धर्म से शादी करके ये साबित कर दिया कि शादी बिना किसी आडंबर के सहज और आसान तरीकों से भी की जा सकती है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।